नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने का क्या कारण था। इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ। अगर देखा जाए, इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में वहां की भौगोलिक अवस्थिति भी उसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इटली भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित है। इस अवस्थिति के कारण यह यूरोपीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर देखा जाए, यूरोपीय बौद्धिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का पुनर्जन्म ऐसे देश में होना स्वाभाविक था जहां प्राचीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूर्ण रूप से दफन नहीं हुई थी, जो धुंधले ही सही किंतु नजर आ रही थी। पुनर्जागरण जिस प्राचीन मानवतावादी प्रवृत्तियों से प्रेरित था, वे सारी प्रवृत्तियां रोम में मौजूद थी। क्योंकि रोम इटली का ही एक नगर था, इसलिए प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेष इटली में बिखरे पड़े थे। अगर देखा जाए, इटली की संपूर्ण प्रायद्वीप में प्राचीन रोमन स्मारक प्रत्येक जगह मौजूद थे। इसके साथ ही लैटिन के प्राचीन सहित में उन नगरों और स्थानों का उल्लेख किया गया था जिन्हें इटली वासी अपनी धरोहर मानते थे। ईसाई धर्म का केंद्र और पोप का निवास स्थल रोम ही था। पोप की संस्कृति के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। पोप अपनी संस्कृति के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। अगर देखा जाए, पुनर्जागरण के इटली से प्रारंभ होने में रोम की अवस्थित भूमिका रही है। रोम यूरोप की प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र था। इस कारण इटली स्वाभाविक रूप से यूरोपीय संदर्भ में विभिन्न विकास क्रमों का केंद्र बनने में सक्षम था। अगर देखा जाए, इटली में पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में यहाँ विकसित नई सामाजिक संरचना की निर्णायक भूमिका रही है। 13वीं और 14वीं सेंचुरी में सामंतवाद अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। इटली में जब सामंतवाद समाप्त होने लगा, तब सामंत गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे। इटली में रोम के वेटिकन नामक स्थान पर पोप का निवास था। पोप ईसाई धर्म का प्रधान केंद्र था। कुछ पोप ने पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित होकर विद्वानों तथा कला साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। इसी दौरान पोप निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की थी। निकोलस पंचम ने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की थी रोम में। अगर देखा जाए, पुनर्जागरण के प्रारंभ होने में 14वीं और 15वीं शताब्दी में इटली में हुए सांस्कृतिक विकास की भूमिका रही है। वहां शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ, जिससे न सिर्फ रूढ़िवादिता समाप्त हुई बल्कि तर्क और विज्ञान का भी प्रसार हुआ। अगर देखा जाए, पुनर्जागरण में विज्ञान का भी काफी योगदान माना जाता है इटली में। इटली में साहित्यिक अभिरुचियों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जिसके अंतर्गत धर्म सामंत आधारित साहित्य के स्थान पर मानव आधारित साहित्य रचा गया। इसके प्रभाव से लोगों में तार्किक चेतना का विकास हुआ, मानव का महत्व स्थापित हुआ इटली में। अगर हम बात करें, अगर देखा जाए, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतिया के पतन के घटना के प्रभाव पक्ष भी इटली से ही जुड़ा था। अगर देखा जाए, कुस्तुनतिया पर तुर्कों के अधिकार के पश्चात वहां के अधिकतर ग्रीक रोमन विद्वान भागकर इटली शहर में आ गए और वहां बस गए। जो कुस्तुनतिया से विद्वान भागकर इटली में शरण लिए और वहां पर पुनर्जागरण का केंद्र प्रारंभ हो गया था। अगर देखा जाए, इटली के अनेक विद्वान, अगर बात करें तो दांते, पेट्रार्क, गियोटे, लियोनार्डो दा विंची, इनकी जन्मस्थली इटली रही है। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ लिखकर स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद की भावना पर भी बल दिया था। दांते की फेमस पुस्तक थी डिवाइन कॉमेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। जो रेनेसां था इटली में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका क्या कारण था? भूमध्य सागर का होना। इटली में पुनर्जागरण होने का क्या कारण था? भूमध्य सागर का केंद्र में अवस्थित होना माना जाता है। और यूरोपीय बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का पुनर्जन्म मानते हैं। वहां लोग विचारक, ढेर सारे विचारक हुए इटली में, जैसे दांते हो गए, पेट्रार्क हो गए, काफी इंपॉर्टेंट विचारक माने जाते हैं इटली के। सदैव वो इटली के समर्थन में थे। तो इटली में पुनर्जागरण होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इटली के पुनर्जन्म होने के बाद धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैला, यूरोप से पूरे एशिया में इस तरह प्रचार प्रसार होता रहा। भारतीय संस्कृति भी हमारे कहीं पीछे नहीं रही, आप सब जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इटली का पुनर्जागरण आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।